नमस्कार साथियों, आज हम संस्कृत का नया टॉपिक उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें देखिए, उसको पढ़ने से पहले हमने जो अभी तक पढ़ चुके हैं उसके बारे में रिवाइज करते हैं। संस्कृत भाषा का सामान्य परिचय के बारे में हमने पढ़ा, उसके बाद पढ़ा हमने वर्ण विचार, उसके बाद हमने पढ़ा स्वर और व्यंजन, फिर पढ़ा हमने माहेश्वरी सूत्र। माहेश्वरी सूत्र के कुछ उपनाम बताए थे मैंने आपको, माहेश्वरी सूत्र के उपनाम बताए थे। देखिए, उपनाम होते हैं सेफ सूत्र, अष्टाध्यायी सूत्र, वर्ण समन्वय सूत्र और प्राकृत सूत्र। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस हमेशा यहाँ से पूछा जाता है। फिर हमने पढ़ा प्रत्याहारों का निर्माण। अच प्रत्याहार में स्वर, सभी स्वर आते हैं, सूत्र संख्या 1 से 4 तक। फिर हल प्रत्याहार, सभी व्यंजन आएंगे, सूत्र संख्या 5 से 14 तक। फिर सल प्रत्याहार, इसमें सभी ऊष्म वर्ण आएंगे, सूत्र संख्या 13 और 14। देखिए, इसमें आपसे ये क्रम भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। इनका क्रम ये होता है, ऊष्म वर्ण का क्रम क्या होता है, उचित क्रम ये होता है, इसलिए आपको ये याद रखना है, उचित क्रम, ठीक है। उसके पश्चात देखिए यन प्रत्याहार। यन प्रत्याहार में आपके अंतस्थ वर्ण आएंगे, सूत्र संख्या 5 और 6। इसका भी आपका उचित क्रम पूछ लिया जाता है, तो आपको उचित क्रम भी इनका याद रखना है। उसके पश्चात आपसे पूछे सामान्यतः प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है, तो 44 बतानी है आपको। अगर आपसे पूछे लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या, तो कितनी बतानी है, 42। है का प्रत्याहार, ये माहेश्वरी सूत्र में है का 2 बार प्रयोग हुआ है, उसी प्रकार से इत संज्ञक न का भी 2 बार प्रयोग हुआ है। देखिए, ये तो अभी यहाँ तक के बारे में सामान्य जानकारी है। उसके पश्चात अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा यहाँ से प्रश्न आता है आपके। अब देखिए, ध्वनियों के वर्गीकरण के आधार पर, या ध्वनियों का वर्गीकरण, ध्वनियों का वर्गीकरण 2 तत्वों के आधार पर किया जाता है। देखिए, उच्चारण स्थान को पढ़ेंगे, इसमें भी आपको 2 तत्व पढ़ने हैं। देखिए, ध्वनियों का वर्गीकरण 2 तत्वों के आधार पर, 2 तत्वों के आधार पर किया जाता है। ध्वनियों का वर्गीकरण कितने तत्वों के आधार पर किया जाता है, 2 तत्वों के आधार पर किया जाता है। एक तो होता है आपका उच्चारण स्थान, और दूसरा होता है आपका, एक तो होता है उच्चारण स्थान और दूसरा होता है आपका प्रयत्न। अब देखिए, प्रयत्न को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है आपके आभ्यंतर प्रयत्न, इनकी संख्या 5 मानी गई है। दूसरे होते हैं आपके बाह्य प्रयत्न, इनकी संख्या कितनी मानी गई है, 11। अगर आपसे पूछे लघु सिद्धांत कौमुदी में, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार इनकी संख्या कितनी मानी गई है, 4। किनकी, आभ्यंतर प्रयत्नों, ठीक है। उच्चारण स्थान को 10 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में, 10 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है, 10 वर्गों में बांटा गया है। अब देखिए, पहले हम इनको या तो सूत्र के माध्यम से पढ़ें, या फिर हम आपको एक इजी वे बताएंगे जिससे आपको उच्चारण स्थान याद कर सकते हैं, उस तरीके से बताएंगे। अब देखिए, सबसे पहले आपके 5 वर्ग लिखिए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और आपका प वर्ग, ठीक है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, क ख ग न। उसके पश्चात आपके च छ ज ज न, ट ठ ड ड न। उसके पश्चात त थ द ध न, ठीक है। प फ ब भ म, ठीक है। अब देखिए,
आपके जो क्रम होता है, देखिए सबसे पहले कंठ, उसके बाद आप अपना मुंह खोल के देखना, उसके पश्चात आपको पिंक सा दिखाई देता है, उसको क्या बोलते हैं? देखिए कंठ, कंठ के पश्चात जो दिखाई देता है उसको क्या बोलेंगे हम? तालु। क्या बोलेंगे? तालु। उसके पश्चात टंग जहां टच करती है और जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मूर्धा। क्या बोलते हैं? मूर्धा। कंठ, तालु, मूर्धा। उसके पश्चात आपका तय से दंता, उसके पश्चात किसका स्थान आता है? दंत का। फिर उसके पश्चात आपका किसका आएगा? ओष्ठ का। देखिए जैसे इस तरीके से, ज्यादा सही तो बनाना नहीं आता, लेकिन इस तरीके से बनाइए आप, ठीक है? ये आपका फेस है इस तरीके से, ठीक है? यहाँ का ये वाला जो स्थान होगा इसको क्या बोलेंगे? कंठ। क्या बोलेंगे? कंठ। लेकिन नहीं, ये वाला स्थान होगा इसको कंठ बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे जो पिंक कलर का इस तरीके से दिखाई देगा, इस तरीके से, इसको बोलेंगे अपन तालु। क्या बोलेंगे? तालु। और यहाँ फेस है और यहाँ ये टंग है, टंग जहाँ स्पेस को टच कर रही है उसका स्थान आएगा मूर्धा। तीसरे नंबर पे इसका स्थान आएगा। देखिए फर्स्ट इसका कंठ का, सेकंड स्थान तालु का, क्रम से लीजिए इसको। उसके पश्चात आपके यहाँ पे दंत है, दंता। उसके पश्चात दंता, और उसके पश्चात आपके ये लिप्स है, होठ, उसका क्या होगा? ओष्ठा। इस तरीके से इसका उचित क्रम होता है। सबसे पहले कंठ, फिर उसके बाद तालु यहाँ पर, फिर उसके पश्चात क्या आएगा? मूर्धा, फिर दंता, फिर ओष्ठ। अब देखिए मैंने क्रम से ये लिखा, फिर उसी क्रम से ये लिख दिया, मतलब इसका जो कंठ के उच्चारण स्थान के जो वर्ण होंगे, ये पांचों वर्ण होंगे, क, ख, ग, घ, घ, इनका उच्चारण स्थान कंठ। उसके पश्चात देखिए तालु, च, छ, ज, ज, इसका उच्चारण स्थान तालु, ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा, और तय वर्ग का उच्चारण स्थान दंता, और पै वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ। अब देखिए, अब यहां तक देखिए, अब आती है स्वरों की। स्वर का उच्चारण स्थान क्या होता है उसके लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, कताओ मूद, कताओ मूद। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है? कंठ। इसका मतलब क्या होता है? तालु। इसका मतलब क्या होता है? ओष्ठ। इसका मतलब क्या होता है? मूर्धा। इसका मतलब क्या होता है? दंता। ठीक है। अब देख, कंठ से अ और विसर्ग, तालु से ई या ई, स्वर का देखिए उ या उ, ठीक है, री या दीर्घ, दंता से लरी, ठीक है। या तो इस तरीके से याद कर सकते हो, या फिर इनके सूत्र याद कर सकते हो। देखिए पांचों वर्ग क्रम से कंठ, तालु, मूर्धा, दंता, ओष्ठ, और आपको ये याद करना पड़ेगा कताओ मूद। क का मतलब कंठ, ता का मतलब तालु, ओ का मतलब ओष्ठ, मू का मतलब मूर्धा, और द का मतलब दंता, मतलब अ और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या कहलाएगा? कंठ। ई या ई का उच्चारण स्थान क्या कहलाएगा? तालु। उ या उ का उच्चारण स्थान क्या कहलाएगा? ओष्ठ। री या रे का उच्चारण स्थान मूर्धा, और री का स्थान दंता। यहां तक समझ में आया आपको? अब देखिए, एक होता है आपका जिह्वामूलम, जिह्वामूलस्य, जिह्वामूलम, जिह्वामूलस्य, जिह्वामूलम। इसका उच्चारण स्थान हो ये इसका उच्चारण स्थान क्या और का। उसके पश्चात आपके होता है पंचम वर्ण। पंचम वर्ण, पांचों वर्ग के पंचम वर्ण, उनका उच्चारण स्थान क्या होता है? अनुनासिक। अनुनासिक या नासिका, उनका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका। ओके। अब देखिए, या तो एक तो ये तरीका होता है, एक होता है आपका ए दत्तौ, ए दत्तौ, ए और ऐ का। ए दत्तौ क्या होता है? ए और ऐ। ए दत्तौ कंठ तालु, ए दत्तौ कंठ तालु। इससे उसी प्रकार से ओ दत्तौ कंठोष्टम। इसमें कौन से वर्ण आएंगे आपके? ओ और औ। कौन से आएंगे? ओ और औ। या आपके इस प्रकार से 10 वर्ग होते हैं। अब देखिए, आप सूत्रों के माध्यम से याद करते हैं इनको। किसके माध्यम से? सूत्रों के माध्यम से। देखिए पहला सूत्र होता है अकु है विसर्ज निय या नाम कंठ। देखिए जैसे मैंने आपको क,
का वर्ग पूरा किससे बताया था? कंठ से। और ए और विसर्ग का क्या बताया था उच्चारण स्थान? कंठ। अब देखिए हम इससे पढ़ेंगे। ए कु का मतलब क्या होता है? देखिए इनको पांचों वर्ग को कु शॉर्ट में बोलते हैं, इनका शॉर्ट क्रम होता है कु चू टू तू कु। ठीक है, पांचों वर्ग का है, पांचों वर्ग। ठीक है, अब देखिए कु का मतलब क्या होगा? क वर्ग। क्या होगा? क वर्ग। है का है। इसका मतलब क्या होगा? विसर्ग का मतलब विसर्ग। इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ। क्या होगा? कंठ। अब देखिए सेकंड सूत्र देखिए, अकु विसर्जनम कंठ, फिर उसके पश्चात आता है आपका इचु स्नाम तालु। इचु यह सा नाम तालु। इचु स्नाम तालु। अब मैंने आपको बताया था देखिए स्वर ई या लघु भी हो सकता है, दीर्घ भी हो सकता है, उसका उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु। ये वाला श तालव्य श बोलते हैं। चू का मतलब च वर्ग, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु। क्या होगा? तालु। अब तीसरा देखिए आप, रिटूर सा नाम मूर्धा। रिटूर सा नाम मूर्धा। रिटूर सा नाम मूर्धा। अब देखिए मूर्धा से देखिए री मूर्धन्य ये होते हैं, और ट वर्ग, टू का मतलब ट वर्ग। और ये इस वाले से को क्या बोलते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया था, देखिए इसको बोलते हैं हम तालव्य से। कौन सा से बोलते हैं इसको? तालव्य। इसको बोलते हैं मूर्धन्य, और इसको बोलते हैं हम दंतस्य। अब जब भी आप पढ़ो तो इनको इस तरीके से बोलोगे तो आपको याद हो जाएंगे। देखिए इसको क्या बोलेंगे? तालव्य। इसको क्या बोलेंगे? मूर्धन्य। जब भी पढ़ते हो तो उसको आप मूर्धन्य से ही बोलना, इसको आप सलगम वाले से को तालव्य से ही बोलना। ठीक है, इसको आप मूर्धन्य से ही बोलना है, इसको आप दंतस्य से ही बोलना है, तो आप इसको कभी नहीं भूलोगे। देखिए इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा। क्या होगा? मूर्धा। अब देखिए फोर्थ नंबर का आपका लृतु लसानाम दंता। लृतु लसानाम दंता। लृतु लसानाम दंता। अब देखिए दंता के देखिए क्या क्या आता है? री। तू का मतलब क्या होता है? तय वर्ग। ठीक है, और ले भी हो सकता है इसमें, और ये वाला श कौन सा होगा इसका उच्चारण स्थान? दंता। क्या होगा? दंता। देखिए इसको बार बार आप लिख के अभ्यास करना तो याद हो जाएगा। देखिए लृतु लसानाम दंता, इसके पश्चात आता है आपका उपपद मानिया नाम। मानी या नाम। उपपद मानिया नाम ओष्टम। उपपद मानिया नाम ओष्टम। उपपद मानिया नाम ओष्टम। देखिए उ लघु भी हो सकता है, दीर्घ भी हो सकता है। पू का मतलब क्या होता है? पै वर्ग। क्या होता है? पै वर्ग। इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ट। क्या होगा? ओष्ट। उसके पश्चात देखिए आपका आता है नम मण्णम नासिका। नम मण नाम नासिका चे। नासिका चे। देखिए वर्ग के पांचों वर्ण, वर्ग के पांचों वर्ण, जैसे मैंने आपको बताया था वर्ग के पांचों वर्ण क्या होते हैं? ये होता है वर्ग के पांचों वर्ण। इनका उच्चारण स्थान क्या होगा आपका? नासिका। क्या होगा? नासिका। देखिए इस सूत्र में भी लिखे हुए हैं सारे। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? नासिका। ठीक है, अब देखिए 7 आपका ये आता है ए दत्तो। ए दत्तो। ए दत्तो कंठ तालु। ए दत्तो कंठ तालु। कंठ तालु उच्चारण स्थान इसमें क्या आएंगे? ए और ऐ। उसी प्रकार से आपके देखिए ओ दत्तो। ओ दत्तो कंठोष्ठ। ओ दत्तो कंठोष्ठ, इसमें आपके आएंगे ओ और औ। ओ और औ। अब देखिए 8 वर्ग हो गए हैं अभी आपके। देखिए पहले मैंने आपको बताया, पहले इनको रिवाइज कर लेते हैं। रहते 2 वर्ग हैं, उसको अभी बाद में आपको समझाएंगे। देखिए अकु है विसर्जनीय नाम कंठ। इसमें आपके ए कै वर्ग है और विसर्ग, इसका उच्चारण स्थान कंठ। इचुस नाम तालु। इसका देखिए ई लघु भी हो सकता है, दीर्घ भी हो सकता है। ये वाला से तालव्य से है आपका च वर्ग, इसमें इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु। रिटूरसा नाम, इसमें आपका री लघु भी हो सकता है, दीर्घ भी हो सकता है, टै वर्ग। और ये वाला षटकोण वाला से मूर्धन्य से होता है। ओ दत्तऊ ओ और औ। रतिलसा नाम दंता। ली तै वर्ग ल और से। ठीक है, उपपदमान्य नाम ओष्टव। उ और पै वर्ग किससे होंगे? क्या होगा इसका उच्चारण स्थान? ओष्टव। नमण नाम अनुनासिका। वर्ग के पांचों वर्ण, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? नासिका। क्या होगा? नासिका।
अब देखिए वकारस्य दंतोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम में केवल व है, ठीक है। अब देखिए 10वां होगा आपका जिव्या मूल्य है, जिव्या मूलम, जिव्या मूल्य है, जिव्या मूल्यम, जिव्यः मूल्यस्य, जिव्यः मूल्य। इसमें आपका आएंगे क और आपका ख, ठीक है। ये आपको 10 वर्ग याद रखना है। या तो आप इस तरीके से याद कर लीजिए कि 5 वर्ग लिखिए, फिर क्रम से उनके आगे लिखे कंठ, तालु, फिर मूर्धा, फिर ओष्ठ, दंता, फिर ओष्ठ, पूरे 5 वर्ग। देखिए इसका होगा, इसमें क्या आएगा कंठ, चू में क्या आएगा कंठ तालु, टे वर्ग मूर्धा, ते वर्ग आपका दंतः, और सबसे बाहर क्रम किसका आता है ओष्ठ का। फिर मैंने आपका बताया था कताओ मूद, कताओ मूद है। या तो आप ये सूत्र याद कीजिए या फिर आपको इस तरीके से याद कीजिए, इसमें ए और विसर्ग। वैसे सबसे आसान तरीका ये है, आप पूरे 5 वर्ग याद रखना, फिर उसके सामने आपको क्रम याद रखना है कि क्रम क्या होता है। फिर देखिए ए और विसर्ग का, इसके बाद आपका ई लघु भी हो सकता है, दीर्घ भी। ओ में आपका ऊ या लघु या दीर्घ, मूर्धा में आपका री लघु या दीर्घ, और फिर आपका दंत, दंता में क्या आएगा आपका लरी, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था इस से को क्या बोलते हैं मूर्धन्य से, इसको क्या बोलते हैं तालव्य से, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं तालव्य से, मूर्धन्य से और दंतस्य से। तालव्य से इसको बोलते हैं, मूर्धन्य दंतस्य से इसको बोलते हैं, और मूर्धन्य से इसको बोलते हैं। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब पढ़ते हैं अपन। देखिए 2 तत्वों के आधार पर किया जाता है। एक तो हमने पढ़ा अभी उच्चारण स्थान, जिसमें हमने 10 रूप में इसका 10 सूत्रों में इसका वर्गीकरण किया। उसके इसमें कितने बताए स्थान 10। फिर हमने पढ़ा, फिर मैंने आपको बताया प्रयत्न के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होते हैं आपके आभ्यंतर प्रयत्न, दूसरे होते हैं आपके बाह्य प्रयत्न। देखिए इसको 5 आभ्यंतर प्रयत्न 5 भाग बताए हैं, और इसके कितने बताए हैं 11। अगर आपसे लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछे आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या, तो कितनी बतानी है आपको 4 संख्या। आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या 5 और बाह्य प्रयत्नों की संख्या 11। अगर लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछे तो 4 बतानी है। अब देखिए हमने इनके बारे में पढ़ा, अब हम प्रयत्न पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे प्रयत्न। प्रयत्न किसे कहते हैं। देखिए ध्वनियों का उच्चारण करते वक्त जो प्रयास किया जाता है या जो कोशिश की जाती है उसको क्या कहते हैं हम प्रयत्न कहते हैं। ध्वनियों के उच्चारण में किया गया प्रयास या कोशिश, किया गया प्रयास या कोशिश क्या कहलाती है प्रयत्न कहलाती है। देखिए हमने उच्चारण स्थान पढ़ा। उच्चारण स्थान किसे कहते हैं, मतलब ध्वनियों का उच्चारण जिन ध्वनि तंत्र के अवयवों से होता है उसे क्या कहते हैं हम उच्चारण स्थान कहते हैं। और प्रयत्न किसे कहते हैं, ध्वनियों के उच्चारण में किया गया प्रयास या कोशिश प्रयत्न कहलाती है। अब देखिए उच्चारण स्थान किसे कहते हैं, तो मैंने आपको बताया था उच्चारण स्थान किसे कहते हैं। उच्चारण स्थान एक बार वापस से रिवाइज कर लीजिए। उच्चारण स्थान देखिए ध्वनियों की उत्पत्ति कहाँ से होती है, ध्वनियों की उत्पत्ति होती है हृदय से। कहाँ से, हृदय से। और ध्वनियों की अभिव्यक्ति कहाँ से होती है, ध्वनि तंत्र के जिन अवयवों से होती है, वे क्या कहलाते हैं, उच्चारण स्थान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उच्चारण स्थान। और प्रयत्न किसे कहते हैं, ध्वनियों के
ध्वनियों के उच्चारण में किया गया प्रयास या कोशिश प्रयत्न कहलाती है। आया समझ में? अब देखिए हमने ध्वनियों का वर्गीकरण, ध्वनियों का वर्गीकरण मैंने आपको बताया था कितने तत्व, 2 तत्व। कितने तत्व? 2 तत्व। फर्स्ट पढ़ा हमने उच्चारण स्थान, सेकंड पढ़ा हमने प्रयत्न। देखिए उसमें हमने 10 स्थान के बारे में जाना, कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, दंता, एदत्तौ, ओदत्तौ, वकारस्य और जिह्वामूल्य, जिह्वामूलम, अनुनासिक। इस प्रकार से 10 भागों में बांटा इसको। अब देखिए प्रयत्न मैंने आपको बताया था अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या 5 होती है, बाह्य प्रयत्नों की संख्या 11 होती है। अब देखिए अब हम पढ़ते हैं अभ्यंतर प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न। देखिए अभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है? 5। लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी में पूछे, लघु सिद्धांत कौमुदी में अभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या पूछे, अभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या कितनी मानी गई है? 4। अब देखिए हम इसको स्पष्ट 5 वर्गों में बांटेंगे। इस तरीके से तालिका बनाएंगे। स्पष्ट क्या बनाएंगे? स्पष्ट, फिर ईश स्पष्ट, ईशत स्पष्ट, ईसत स्पष्ट, ईसत स्पष्ट, फिर आपका ईसत विवृत, ईसत विवृत। फिर उसके बाद आपका आता है विवृत, केवल विवृत, केवल विवृत। उसके बाद आता है आपका संवृत। क्या आता है? संवृत। देखिए ये अभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या होती है आपकी, कितनी होती है? 5। कौन कौन सी? स्पष्ट, ईसत स्पष्ट, ईसत विवृत, विवृत और संवृत। अब देखिए स्पष्ट में सभी स्पर्श व्यंजन आएंगे, स्पर्श व्यंजन। अब आपने व्यंजन के टॉपिक में पढ़ा होगा, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। कौन सी? कै वर्ग, च वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और आपका पै वर्ग। 5 इसके, 5 इसके, 5 इसके वर्ण कितने हो गए? 25। ईसत स्पष्ट में क्या आएगा? ईसत स्पष्ट में आएंगे आपके अंतस्थ वर्ण। कौन से वर्ण? अंतस्थ वर्ण, य, व, र, ल। ईसत विवृत में क्या आएंगे आपके? ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण। इन श, श और ह। ठीक है। अब देखिए आगे इसमें क्या आएंगे आपके? सभी स्वर। क्या आएंगे? सभी स्वर। इसमें क्या आएंगे आपके? सभी स्वर। इसमें केवल अ। ठीक है, केवल अ आएगा प्रयोग की दशा में। क्या आएगा? प्रयोग की दशा में, प्रयोग की दशा। देखिए आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है स्पष्ट, इसमें से कोई सा भी व्यंजन दे दिया, ये कौन सा, इसमें से स्पष्ट व्यंजन कौन सा है, कोई वर्ण दे दिया इसमें से। अब अंतस्थ वर्ण कौन सा है, इनमें से दे दिया आपको कोई भी ऑप्शन में। ऊष्म वर्ण पूछ लिया आपसे, सभी स्वर विवृत स्वर कहलाते हैं। कैसे भी एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए अगर अभी आपसे पूछ लिया जाता है विवृत, विवृत में क्या आएगा आपका? सभी स्वर, सभी स्वर आएंगे। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे आगे बाह्य प्रयत्न के बारे में। किसके बारे में? बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। देखिए ये आपको बिना अभ्यास के याद नहीं होंगे, आप इनको बार बार अभ्यास करोगे, इस तरीके से तालिका बनाओगे, फिर उसके अंदर लिखोगे स्पष्ट व्यंजनों में कौन, स्पष्ट में कौन कौन से आते हैं, स्पष्ट अभ्यंतर प्रयत्नों में सभी स्पष्ट व्यंजन आते हैं। ईसत स्पष्ट में क्या आएंगे? अंतस्थ वर्ण आएंगे। ईसत विवृत में क्या आएंगे? ऊष्म वर्ण आएंगे। विवृत में क्या आएंगे? सभी स्वर आएंगे। संवृत में क्या आएगा? केवल अ, प्रयोग की दशा होने पर। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे आगे। देखिए आप इसको साथ के साथ लिख भी सकते हो। आगे हम पढ़ेंगे बाह्य प्रयत्नों के बारे में। किसके बारे में? बाह्य प्रयत्नों के बारे में। बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? 11। कितने होते हैं? 11।
अब आभ्यंतर प्रयत्न क्या है और बाह्य प्रयत्न क्या है? अब देखिए आभ्यंतर प्रयत्न के पांचों भागों के बारे, पांचों संख्या पढ़ी हमने, आभ्यंतर प्रयत्नों की पांचों संख्या पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे बाह्य प्रयत्नों कौन कौन से होते हैं। देखिए व्यवहार, देखिए एक तो इनका उचित क्रम पूछा जाता है, इसलिए जो मैं आपको लिखवा रही हूँ ये उचित ही क्रम है इसका। विवार, संभार, विवार, संभार, श्वास नाद, विवार, संभार, श्वास नाद, विवार, संभार, श्वास नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। देखिए इनका ये उचित क्रम आपको याद रखना है। क्या होता है? व्यवहार, संवार, श्वास नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। अब देखिए इसकी हम एक तालिका बताएंगे, उस तालिका के माध्यम से आपको ये याद रखना है। देखिए